नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने 2 सेट पूरा करा दिया है। ये हमारा तीसरा सेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरे सेट का पहला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो दोस्तों, हम एक मैप के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। आज बहुत ही अच्छे ध्यान से देखेंगे ताकि आपको भी जितने भी राज्य हैं जो समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हो गया गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। यानी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। एकमात्र ऐसा राज्य है आपके ऑप्शन के अनुसार राजस्थान। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जो समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य, भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा, भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य गुजरात है। जबकि गोवा भारत की सबसे छोटी समुद्री सीमा, सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा की है। तो दोस्तों, अगर आपसे कहे गुजरात भारत का सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। भारत की सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जांच की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जांच BOD के माध्यम से किया जाता है। BOD क्या होता है दोस्तों? BOD का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। BOD का पूरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये BOD का पूरा नाम है। दोस्तों, आपसे BOD का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, एग्जामों में कई बार पूछा गया है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD का पूरा नाम है। और किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप BOD के माध्यम से की जाती है। इसमें BOD के मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति, यदि जिस क्षेत्र में BOD की मात्रा कम हो जाती है, BOD की मात्रा कम हो जाती है तो उस क्षेत्र में ऑक्सीजन की पूर्ति की जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ति की जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें सर्वाधिक BOD कहाँ पाए जाते हैं, तो गंगा नदी में सर्वाधिक BOD कानपुर से इलाहाबाद के बीच सर्वाधिक BOD पाए जाते हैं। कानपुर से इलाहाबाद के बीच गंगा नदी में सर्वाधिक BOD पाए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जामों में। दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो दोस्तों, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। जुकाम वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। दोस्तों, अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया एक जीवाणुजनित रोग है। मलेरिया क्या है दोस्तों? मलेरिया एक जीवाणुजनित रोग है। मलेरिया की दवा के लिए क्विनैन नामक औषधि की प्रयोग की जाती है। कौन सी औषधि? क्विनैन की छाल का प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए, क्विनैन की छाल का प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। मलेरिया
मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज, आपसे कहे मलेरिया कैसे होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु से होता है। प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु से होता है। 3 प्रश्न। सबसे पहले मलेरिया की दवा तैयार की जाती है कुनैन की छाल से। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। और प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु मलेरिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें टाइफाइड की, तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफू नामक जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफू से टाइफाइड होता है। साल्मोनेला टाइफू से। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं वृष्टि। वृष्टि भारत के मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है। मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, जबकि क्षोभ मंडल वायुमंडल की परत में परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। मौसम की संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो दोस्तों मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों 1973 ईस्वी में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को माना जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। और भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य है। भारत का सबसे पहला पार्क भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, जो भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची गई है? तो दोस्तों जो 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची गई है, जबकि विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, जबकि 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर रेखा और 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। तो 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची गई रेखा जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो गल्फ ऑफ मन्नार
मैरीन राष्ट्रीय पार्क, ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। यानी तमिलनाडु में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। गुजरात में नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में स्थित है। गुजरात में नल सरोवर अभयारण्य स्थित है। गिर अभयारण्य गुजरात में स्थित है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। और दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। तो जनगणना 2011 का अनुसार भारत का लिंगानुपात 940:1000 है। 940:1000 है, यानी 940 लड़कियों पर 1000, यानी 940 फीमेल और 1000 मेल है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। दोस्तों केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा कौन है दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के जनक हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के जनक हैं। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में ही एक प्रसिद्ध अभयारण्य है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। फूलों की घाटी चमोली में उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली में उत्तराखंड में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। इथोलॉजी के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री शैवाल किसका, आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। समुद्री शैवाल किसका प्रमुख स्रोत है, आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, लाइकेन है। लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी है। लाइकेन क्या है दोस्तों, एक प्रकार का सहजीवी है। लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है। तो सीएनजी का ईंधन के रूप में वाहनों एवं उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी का ईंधन के रूप में वाहनों एवं उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी का कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का पूरा नाम है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। तो पर्यावरण जागरूकता का सृजन उसके क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जा सकता है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। तो पर्यावरण जागरूकता का सृजन उसके क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जा सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का, और एलपीजी में
ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण एलपीजी में होता है। एलपीजी के सिलेंडरों में जो एलपीजी गैस के रिसाव के लिए पता लगाने के लिए सिलेंडरों के ऊपर मिथाइल मर्केप्टेन नामक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। मिथाइल मर्केप्टेन नामक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। कौन सी किरणों को? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। चलिए आज का हमारा आखिरी सवाल है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देते हैं। क्या करते हैं? चमगादड़ स्तनधारी होते हैं क्योंकि वह बच्चे देते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।